अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज जो है 6.1 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल पर 5 चैप्टर जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है बेटा वो स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड होगा कि इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले ये जितना भी आपके एग्जाम्पल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो बताए गए हैं ये मैंने पहले एक्सप्लेन किए, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएंगे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए टफ़ होगा। तो ये सारी चीज़ें पूरे चैप्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने जो है वो पार्ट स्किप नहीं करना वीडियो का और चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ लेनी है। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप जो है वो मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो पे कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करवाने से पहले आज के हम अपनी इस वीडियो में जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो है वो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व होनी है। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स देखें, आज के बाद आज से पहले आपने कभी भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नहीं पढ़ी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने ये वर्ड भी यूज़ किया हो रेगुलर मैथ्स में। अभी तक आपने 8 क्लासेस पढ़ी हैं, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते थे ना, वो पहले सिलेबस को अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते थे, ठीक है। मेट्रो तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी होती। तो इसलिए आपके लिए ये जो मैं अभी वीडियो एक्सरसाइज से पहले जो पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे आप आगे क्वेश्चन सोल्व कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहला अपना जो है वो पॉइंट पढ़ते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये किस बला का नाम है, हम इसको ज़रा थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब एंगल का तो हमें पता ही है ना कि मतलब कोई भी दो ऐसी एरो की लाइंस हो जिनका जो एक पॉइंट के ऊपर मिले, ठीक है, उनका एक कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट हो, तो वो एक क्या कहलाता है, एंगल। जब भी हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल तो देखे ना इस तरह होता है, हमारे पास एक बंद शक्ल होती है 3 जावियों से मिली हुई, ठीक है। लेकिन एंगल जो होता है, जाविया जो होता है, वो कोई से भी दो, जिस तरह हमारे पास लेस देन इक्वल ग्रेटर देन का साइन होता है ना, वो वाला साइन जो है ज़्यादातर एंगल में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो ये लाइन लगी होती है, जैसे कि ये मैंने इधर सैम्पल बनाया, ठीक है। अभी इस एंड पॉइंट को हम वर्टिक्स भी बोलते हैं, कॉर्नर को, ठीक है। ये सिनोनियम है, ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाविये को तो हमने पढ़ लिया, एंगल को ये हमें पहले भी पता था, ठीक है। तो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रैशनल रोटेशन और मैयर ऑफ ओपनिंग इनिशियल साइड्स। अब देखिए बात ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी साइज की भी ट्रायंगल थी। अब उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री जो बनाई थी ना, कि मतलब इसकी क्यों ज़रूरत आई, तो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जब मतलब जिन्होंने इसको बनाया ट्रिग्नोमेट्री की, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि जब मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि नहीं हम बहुत बड़ी शेप्स को जो है वो स्केल के साथ तो मैयर नहीं कर सकते, अब हर एक का एंगल निकालना जो है वो इस तरह से थोड़ा इम्पॉसिबल काम हो रहा था, बहुत टफ काम हो रहा था। तो इस काम को आसान करने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे वो तरीके कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होंगे, ठीक है। और वो रूल्स है यहाँ पर देखें, ये वाले आपको जो है वो ज़ुबानी याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले जो है वो अक्यूट एंगल होता है, और ये सारे जो एंगल्स हैं ये आपको अभी तक मेरा ख्याल है कि अच्छे से आते होंगे, आपने अपने प्रीवियस कोर्सेज में जो है वो ये पढ़े होंगे अपनी बाकी की क्लासेस में, ठीक है। अब अक्यूट एंगल का हमें पता है, अक्यूट एंगल हमारे पास होता है जो कि 90 से छोटे वैल्यूज के एंगल हो। अब फॉर एग्जांपल हमने एक जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो खींची है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो हम चाह रहे हैं कि 0 से लेके 89 तक का एंगल बने, यानी कि अगर 90 का बनेगा ना, 90 का एंगल होता है ये मिड वाली लाइन, दरमियान वाली लाइन, ठीक है। अब जहाँ पर एक ये स्क्वायर का एंगल बनता है, हाफ एंगल बनता है, जो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती है, वो हमारे पास होता है 90 का एंगल। और 90 से छोटा 89 तक, ठीक है, 0 to 89 तक जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है अक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू होगी और 90 से छोटी वैल्यू होगी, वो होगा अक्यूट। और टोटल 90 होगा तो वो होगा आपके पास राइट एंगल, क्या कहलाएगा, राइट एंगल। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर जो एंगल हमारे पास है वो 90 के इक्वल हुआ तो वो होगा राइट एंगल।
अगर वो 90 से छोटा हुआ तो वो होगा अक्यूट एंगल, और अगर वो 90 से बड़ी वैल्यू हो और 180 से छोटी वैल्यू हो तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर हम कोई एंगल बनाएं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एंगल बनाया है, तो ये बनेगा जी ऐसे करके, तो ये अब 90 से बड़ी वैल्यू आ गई ना, क्योंकि ये सीधी जो थी वो 90 की आ रही थी। तो अगर 90 से छोटी होती तो अक्यूट होना था, 90 होता तो राइट होना था। अब 90 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो अब ये क्या है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। और अगर सीधा सीधा 180 का आ जाए, इसी लाइन के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये लाइन हमारे पास सेमी सर्कल की होती है ना, तो ये 180 का होता है, तो 180 का हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और 180 से बड़ी वैल्यू हो और 360 से छोटी वैल्यू हो तो वो बेटा हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। और रिफ्लेक्सिव एंगल को याद करने के लिए एक और चीज़ हमारे पास होती है कि वो जो है वो डाइवर्ड एंगल बनता है, यानी कि हमारा जो है वो घूम कर आता है और वो एंगल जो है वो नीचे की तरफ बनता है। ये भी आपने बात याद रखनी है, एक कॉमन पॉइंट है जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल 360 हो तो हम कहेंगे क्या है, फुल रोटेशन है, क्योंकि पूरे जो सर्कल है वो कितने का होता है हमारे पास, कितनी डिग्रीज का, 360 डिग्रीज का। क्लियर। तो ये एंगल्स हैं, बहुत अच्छी तरह जो है मैंने आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है, और आई एम 100% श्योर कि आपने जो है ये पहले याद किए होंगे, आपको इनके बारे में पता होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो हम कुछ और भी जो वर्ड्स हैं एंगल के अलावा भी यूज़ करेंगे, जैसे कि हम इसको पढ़ेंगे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ईटीसी, इस तरह के जो है ट्रिग्नोमेट्री में साइन जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये जी थोड़ा सा जो था वो एक्सप्लेनेशन थी ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्सिव एंगल आता है ना बेटा हमारे पास, वो पॉजिटिव एंगल नहीं है। मैंने ये पहले भी आपको बताया है कि ये एक निशानी रख लें आप याद रखने के लिए, कि जो रिफ्लेक्सिव एंगल है ना वो नीचे की तरफ भी बनता है हमारा, यानी कि उसकी वैल्यूज नेगेटिव में भी होती हैं, या 180 से बड़ी भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ना चाह रहे हैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। अब यहाँ पर देखें, पॉजिटिव एंगल मैंने पहले भी बता दिया कि वो ये ऊपर की तरफ बनेगा 0 से 180 तक। ठीक है, और नेगेटिव एंगल जो है बेटा वो आपका 180 से बड़ी वैल्यू होंगी और 360 के करीब करीब वैल्यूज होंगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे, नेगेटिव एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास जो रोटेशन साइड है, मतलब जो आप रोटेट कर रहे हैं, वो अगर काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, और अगर इसके उलट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो फिर नेगेटिव हो जाएगा आपका एंगल। क्लियर। तो अब इसमें यहाँ पर एक और पॉइंट जो था वो समझने वाला था कि को टर्मिनल एंगल जो है हमने वो देखना है। अब को टर्मिनल एंगल्स भी पढ़ लेते हैं जी, ये इसको हम नहीं जानते कि अब ये क्या एंगल है। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है शेयर सेम इनिशियल साइड। अब इनिशियल साइड कौन सी साइड होती है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इब्तदाई मरला। अब इनिशियल साइड जो है उसकी एंड टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड और उसकी जो टर्मिनल साइड्स हैं डिफर बाय 360 2 पाई। अब ये जो 2 पाई है ना बेटा, इसका मतलब भी आपके पास 360 ही है। रेडी का मतलब है, यानी कि रेडियस की बात हो रही है 40। अब मैंने ये एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप ड्रा की हुई है, अगर यही शेप हम यहाँ पर ड्रा करें दोबारा इस तरह से, देखिए ये ग्राफ वाली लाइन होती है ना 4 क्वाड्रेंट वाली, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये आपने ड्रा की। अब मैं कहती हूँ जी हमारे पास एंगल कितना है 45 का। ठीक है, हमने 45 एंगल ड्रा करना है, तो 45 एंगल हमारे पास क्या होगा, यही होगा ना, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, यहाँ तक होगा, ये वाला हाफ पार्ट, ये बाकी का हाफ पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये 90 का बन रहा है। ठीक है, हमने तो 45 का बनाना है, तो वो ये है हमारे पास। ठीक है, ये जो जिसको मैंने कलर किया, ठीक है, जितना कलर हुआ है ये 45 का एंगल है। और अगर वो चाह रहे होंगे 405 का भी एंगल बताएं, तो अब देखें टोटल जो एक रोटेशन है हमारे पास वो कितने की होती है, 360 की होती है। ठीक है, तो 405 में से हम 360 को अगर माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45। कितनी आ रही है, 45। यानी कि एक दफ़ा तो ये घूम के आएगा सारे का सारा, ये वाला बनेगा, और इसके ऊपर भी 45 तक जाएगा। समझ आ रही, एक तो ये देखें, एक तो आपके पास मुकम्मल सर्कल बनेगा। ठीक है, और सर्कल बनने के बाद भी ये ऊपर जाएगा 45 तक। तो नज़र आ रहा है, पहले तो हमने 45 का बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये नज़र आ रही है छोटी लाइन, ये 45 की, लेकिन एक दूसरा एंगल फिर घूम के आके 45 तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो उसी के एक के अंदर दूसरा आ गया ना, तो वो होता है को टर्मिनल एंगल। अगर एक ही एंगल के साथ कोई दूसरा एंगल भी वहीं तक आ जाए घूम के सारा सर्कल, तो वो क्या कहलाएगा, को टर्मिनल एंगल। क्लियर।
दूसरा बात कर लेते हैं आप जी डिग्री मेजरमेंट की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री मेजरमेंट हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। डिग्री, अब जितने भी डिग्री वाले क्वेश्चंस है ना हमारे पास, उसको हमने इस एक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर्कल, ये छोटा सा एक डॉट लगाते हैं और जिस वैल्यू के ऊपर ये लगा होता है ना, उसका मतलब होता है यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है। जैसे कि ये मैंने 360 लिखा और इसके ऊपर ये मैंने एक डॉट लगा दिया, तो ये किसको अब रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री को कर रहा है। अब हम जानते हैं कि पूरा जो एक सर्कल है वो 360 का होता है। अब आपके माइंड में ये बात आई होगी कि सर्कल 360 का क्यों होता है। साइंटिस्ट है जो मैथमेटिशियन है, उसने जब ये ट्रिग्नोमेट्री बनाई तो उसने सर्कल का जो लेंथ है वो 360 ही क्यों रखी, ठीक है। तो अब आपने अपने माइंड से ये सवाल भी करना है और इसका फिर आंसर भी लेके आना है कि आपने 360 को डिवाइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि वो किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, जिनमें से थोड़े से मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं कि 360 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 7 10 12 15, मजीद इनसे बहुत ज़्यादा नंबर होंगे जिनसे ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये एक उन्होंने जो है वो हाईली कंपोजिट जो नंबर है वो उन्होंने ढूंढा और देखा कि ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो फिर उन्होंने बाहमी इस्लाह के साथ जो है वो ये नंबर ले लिया। और वैसे भी जब से ये इस तरह की मैथ्स चल रही है या मैथमेटिशियन ने इस मैथ्स बनाई है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ईजाद की है या ज्योमेट्री ईजाद की है, तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा कि सर्कल को उन्होंने 360 ही रखा है। तो एक इसलिए उन्होंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ये शुरू से चलती आ रही है बात, तो उन्होंने यही रखा। और कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दे दिया कि ये बहुत ज़्यादा नंबर्स पे इकट्ठा जो है वो डिवाइड हो सकता है एक नंबर। तो फिर हमने ना यही जो है उसको चूज़ कर लिया कि सर्कल की यही डिग्री जो है उन्होंने रख ली। क्लियर, समझ आ गया। और एक ये चीज़ है देखने वाली, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम इस फॉर्म में होंगे, तो फिर उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ एक लाइन होगी ना तो उसका मतलब है ये 60 मिनट है, और अगर 2 लाइनें होगी तो उसका मतलब है ये 60 सेकेंड्स है। समझ आई बात? 2 लाइनें क्या होगी 60 सेकेंड्स और एक लाइन क्या होगी 60 मिनट। तो इसको आगे हम डिटेल में हम करेंगे क्वेश्चन में जाके, ठीक है, यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। अब एक हमारे पास होता है सर्कुलर मैयर, ठीक है। अब ये सर्कुलर मैयर क्या है, जिसको हम ये रेडियन आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लिखा होगा कि डिग्री को ना रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो रेडियन को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में रेड भी लिखते हैं, समझ आएगी, क्योंकि वो उसका एसआई सिस्टम यूनिट है। समझ आ गई? जैसे कि किलोमीटर है और किलोमीटर होता है हमारे पास, उसी तरह। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियन। अब ये जो उन्होंने बात लिखी है ना, चाहे पढ़ के आपको समझ ना आए, लेकिन जो मैं यहाँ पर समझाऊंगी ना उससे आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी समझ आ जाएगी। अब वो कैसे? अब देखिए, उन्होंने कहा है कि आपके पास एक सर्कल होता है। यहाँ पर हम दोबारा ड्रा करते हैं जी एक सर्कल समझने के लिए। अब हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसका जो मिड पॉइंट है, ये हमें पता है सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है जी उसका सेंटर, ठीक है। और सेंटर से उसकी ये वाली आर्क लेंथ तक जो उसका डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, ये होता है जी रेडियस। क्या होता है? रेडियस। इतना तो पता है ना आपको, ज्योमेट्री की होगी आपने पिछली क्लासेस में। नहीं भी पता तो ये देख लें कि दरमियान वाला नुक्ता आपका सेंटर होता है और सेंटर से एंड पॉइंट तक की जो लाइन होगी ना वो होगा रेडियस, ठीक है। और इस थ्योरी में वो ये बात कर रहे हैं कि आपका ये जो आप बनाओगे ना एक सेक्टर, अब जितनी लेंथ इसकी है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है? 5 सेंटीमीटर। उतना ही ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और उतनी ही इसकी भी लेंथ होनी चाहिए, क्या? 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बननी चाहिए। इस थ्योरी में ये बात है कि जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ ही ये आर्क लेंथ की होगी जब हम इसको इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिलाएंगे। समझ आ गई? तो यहीं पे यही बात है कि इसका फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू एल बाय आर। तो एल भी तो आर के इक्वल ही है ना, लेंथ भी आर की इक्वल ही है, तो इसलिए आर को आर पे डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ आई कि 1 हमारे पास कैसे आता है? क्योंकि उसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और सेम वैल्यू पे डिवाइड होगी तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी बात आगे मैंने आपको पीछे बताई थी, 360 को जो है वो हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 लिखेंगे, अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई लिखेंगे। क्लियर?
अब लिखा हुआ है जी 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है। अब ये बातें आपने याद रखनी है। एक तो हम जो है उसको लिखेंगे 2π/360 और इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास π/180 आ जाता है। कैसे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0 7 वैसे। समझ आ गया। और 1 रेडियन, जब हम रेडियन करेंगे तो 360 ऊपर लिखेंगे, जब हम डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 2π ऊपर लिखेंगे। बस इसमें ये थोड़ा सा फर्क है। यहाँ आप ये याद रख ले, डिग्री सॉल्व आउट करेंगे तो π/180 होगा, रेडियन सॉल्व करेंगे तो 180/π होगा आपके पास। क्लियर। थ्योरी तकरीबन हमारी सॉल्व हो गई है, लेकिन ये जो आपका टेबल एक मैंने बनाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 6 के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के बाद भी अगर कहीं पर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आगे जाके, अगर आपने मैथ सब्जेक्ट चूज़ किया तो उसके लिए भी आपका ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी याद कर लिया तो सेम यही वैल्यूज़ आगे भी रिपीट होंगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी आ रही हैं तो 1/12 किसके इक्वल होगा, 1/12 की रेडियन क्या होगा, π/6 और उसकी डिग्री क्या होगी, 30। समझ आई। 0 पे तीनों के तीनों 0 होंगे। जब ये 1/12 होगा तो ये π/6 है, ये 30 है। फिर आगे जो है 15 मार्क्स का गैप आ रहा है। 30 के बाद 15 ऐड करो तो 45, फिर 15 ऐड करो तो 60, फिर यहाँ पर 90 आ रहा है डायरेक्ट 30 का। मतलब इस तरह से आप रट्टा मार के याद कर ले, जैसे भी याद कर ले, लेकिन ये एक टेबल जो है वो आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे। अब जब हम आगे क्वेश्चन करते हैं ना एक्सरसाइज का, तो हमारा ये टेबल यूज़ होगा कि सेम वैल्यू है। जब 1/12 की वैल्यू हो तो हमें पता होना चाहिए वो π/6 की भी है और वो 30। अगर रेडियन है तो वो π/6 है, अगर वो डिग्री है तो वो आपके पास क्या है, 30। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितना ये आर है उतना यही आर है और उतना यही एल है। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। आर्क लेंथ में हम यूज़ करेंगे आर थीटा, सॉरी एंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी कि एक 1/2 ऐड हो जाएगा और एक आर का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, और ये वाला टेबल भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारी जो है वो थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा आपकी बुक में बताया गया है, लेकिन उसमें से जो चीज़ें आपके करने वाली थी और लाजमी करने वाली थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। ठीक है, तो इसके साथ अब हम जाते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाए, राइट अ को टर्मिनल एंगल। जो क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आइए ना, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और उसका जो है वो को टर्मिनल एंगल जो है वो आपने बताना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे वाली सारी जो थ्योरी है जो मैंने आपको समझाया है वो सुना है अगर, तो फिर तो आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया है तो फिर यहाँ पर देख लें कि हम कैसे इसको करेंगे। अब देखिए, एक फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास आ गया 65। तो एक तो हमने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब भी हमारे पास जो है वो ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 1 2 3, ठीक है, और 4। और उर्दू में इसको बोलते हैं रुबा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज होती हैं, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है आपके पास 180, ये होता है 270, और अगेन यहाँ पे घूम के कितना आ जाता है 360। ठीक है, अब 0 से 90 के दरमियान वैल्यूज होंगी तो वो कहाँ पे होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 के दरमियान वैल्यू होंगी तो वो होंगी सेकंड में। 180 से 270 थर्ड में, और 270 से 360 फोर्थ में। समझ आ गई। अब 65 है तो वो यहीं पे होगा ना, 0 to 90 के दरमियान, तो वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो हमें पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा, इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपका जो इसका ये पूरा एक सर्कल होता है ना, वो कितने का होता है, 360 का। ठीक है, 360 में आपने ये जो दिया गया क्वेश्चन है उसको ऐड कर लें, 5 0 5 6 6 12 1 कैरी 4। ठीक है, कैलकुलेटर से आप ज़्यादा इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लें, कोई मुश्किल, कोई अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मसला है, कोई भी पॉइंट में कोई इशू आ रहा होता है, तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह सेम पार्ट 2 है। अब 135 है तो हम चेक करेंगे 90 और 180 के दरमियान यहाँ पर वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसकी जो है वो एंगल फाइंड आउट करके लगा देनी है। यहाँ पे आप चाहे तो प्रोटेक्टर के साथ भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें वैसे भी देख के पता चल गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो काम फिर वही, इसको वैल्यू को 360 के साथ ऐड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 495।
ठीक है, तो हमने बता दिया जी हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ रहा है 495 इसका को टर्मिनल एंगल आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -40। सेम आपने चेक करना है। अब देखें -40 आ रहा है ना, तो -40 जब हम एंगल स्टार्ट करते हैं ना पॉजिटिव में, तो यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, लेकिन जब वैल्यू माइनस वाली होती है तो वो फिर कैसे प्रोटेक्टर होगा ना आपके पास, तो फिर आप उसकी पहले उसको इस तरफ रखेंगे, फिर उसको नीचे की तरफ शो करवा लें, तो फिर उसका 0 यहाँ से शो होगा। ठीक है, तो इसका एंगल जो है माइनस का वो इस यहाँ से इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये -40 आपके पास आ जाएगा। 360 में से आप जो है -360 में से माइनस करें 40, तो आपके पास 320 जो है वो आंसर आ जाएगा। उस तरह अगर हम ये करें तो सेम आपने वही करना है कि 210 है, तो 210 कहाँ पाया जाता है 180 से 270 के दरमियान, तो एंगल जो है वो यहाँ तक खींच ले। और इसका बता दें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के बाद जो है वो आपने इसको ये बता देना है कि ये क्या है आपके पास। 360 में 210 ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 570। ठीक है, यहाँ पे देखें 360 होता है ना, इसको हम 210 में ऐड करेंगे। क्लियर, 0061732 570 जो है डिग्री हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये को टर्मिनल की बात कर रहे हैं कि आपने फिर जो है प्लस करेंगे ना आप 360 में 210, तो आपके पास आ जाएगा 570, तो वो आ जाएगा। और अगर हम जो है बेटा जी वो 360 में से माइनस करेंगे ये वाला 210, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 150। तो आपने जब माइनस करना है ना, तो फिर आपने इसके साथ माइनस भी लिखना है और जो आंसर आएगा वो भी लिखना है 150, वो होगा को टर्मिनल एंगल। ठीक है, और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पे भी नहीं बताया, ये भी जब हमारे पास वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल में आ रही होंगी ना, आप ये बात याद रखें, जब वैल्यूज ऑब्ट्यूज एंगल में आ रही हैं यानी कि 90 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो फिर आपने उसको जो है वो माइनस करके भी चेक करना है। यानी कि 360 है, 360 में से माइनस कर लें 135 और इसकी वैल्यू के साथ माइनस भी आएगा, क्योंकि बेसिकली जो है ये माइनस होना होता है इस तरह से, 135 ने माइनस होना होता है 360 से। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर हम करें 360 सॉरी ये क्या था 135 में से माइनस कर दें 360, तो क्या आंसर आ गया आपके पास -225। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था ना को टर्मिनल जो है इसका, तो जब आपके पास एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा वैल्यूज जो है, तो फिर आपने उसको 360 से माइनस करके भी लिखना है और 360 के साथ प्लस करके भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम है, इधर भी आपने वही काम करना है जी। पहले उसको जो है को टर्मिनल ये 360 में से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो वो प्लस करके चेक कर ले। और ये 210 ना 150 है, तो 150 यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखे मैंने आपको यहाँ पे ही समझा दिया था कि क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। तो वैल्यूज चाहे घूमकर पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, अगर वो इस हिस्से में आ रही है इस पोर्शन में तो वो फोर्थ है, अगर वो इस पोर्शन में आ रही है तो वो फर्स्ट है, इस पोर्शन में आ रही है तो सेकंड, इस पोर्शन में आ रही है तो थर्ड। क्लियर, तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपने इसी तरह करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी क्वेश्चन में भी कोई भी पॉइंट जो है उसमें आपको मसला हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड। जो लास्ट पे हमने थर्डी पढ़ी है ना वीडियो स्टार्ट ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तो उसी वे में जाके हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ी डिटेल में समझते हैं, आगे जो है वो फिर थोड़ा सा फास्टली जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। अब उन्होंने कहा है डिग्रीज में भी कन्वर्ट करें, मिनट्स में भी कन्वर्ट करें और सेकंड में भी कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले पॉइंट्स वाले हिस्से को अलहदा करना होता है और पॉइंट से पहले वाले हिस्से को आपने बेटा अलहदा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले वैल्यूज क्या थी 1 2 3, ठीक है, यानी कि 123 उसको ले लिया आपने डिग्रीज में। ठीक है, और उसके जो पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू थी ना उसको लिख लिया। ठीक है, अब जब पॉइंट से बाद वाली लिखेंगे तो इसके फिर पॉइंट से पहले 0 ही आएगा ना, अगर आप 0 नहीं भी लगाते तो 0.456 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है। अब आप क्या करें, सिंपल अपना कैलकुलेटर पकड़ें, 0.456 जो वैल्यू दी गई है इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए आंसर आ गया 27.36। ये देखिए आ गया 27.36। हमने पढ़ा है कि जब 60 मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है ना तब 60 से मल्टीप्लाई करना होता है हमने। ठीक है,
अब बेटा क्या करें आप, ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ है ना इसको अलग लिख लें। जैसे हमने यहाँ पे डिग्रीज के लिए पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को वहीं पे लिख लिया डिग्री, और आगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लेके हमने सोल्व आउट किया है। अब यहाँ पे जो आंसर आया है उसका जो पॉइंट से पहले आंसर आया उसको मिनट लिख लें, और जो पॉइंट के बाद वाला आंसर आया ना उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 0.36 मल्टीप्लाई 60 तो आ गया 21.6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 21.6। अब ये जो है ना 21 पॉइंट से पहले वाला ये हमारे पास क्या है, सेकंड्स। ठीक है, तो हमने बस सेकंड्स तक ही फाइंड आउट करना था। तो ये देखेंगे डिग्री आ गया, ये मिनट आ गया और ये सेकंड आ गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1 2 3 के बाद डिग्री, फिर 27 के बाद मिनट, मिनट के ऊपर सिर्फ एक स्लैश होती है, ये एक जो है ये हम लाइन लगाएंगे। और ये जो सेकेंड्स आए हैं ना सारे के सारे, इनको लिखने के बाद हम इसके ऊपर डबल इस तरह से जो है वो स्लैश डाल देंगे, क्योंकि सेकेंड्स को डबल स्लैश जो है वो रिप्रेजेंट करती है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसको भी जो पॉइंट से पहले है उसको हम बता देंगे ये डिग्री है। ठीक है, उसको डिग्री से मेंशन कर देंगे, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब ये 60 से मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आई है उसको हम मिनट कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मिनट कन्वर्ट करने के बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू बचेगी ना उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड भी तो फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। सिंपल 58 को ऊपर डिग्री डाल देंगे, 47 के ऊपर 1 स्लैश डाल देंगे, और इस सारी वैल्यूज के ऊपर 2 दफ़ा स्लैश जो है वो हम डाल देंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे सेकंड चाहिए था। कितना आसान है देखें, एक दफ़ा बस मुश्किल होती है पहले नए मेथड को देखते हुए, बाकी सारा जो है वो आसानी होता है। ठीक है, सेम यही काम आपने यहाँ पे करना है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले लेनी है, वो डिग्री है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसमें से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के साथ अपने मिनट्स लिख देना है। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 0.068। क्या आई है? 0.068। इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, क्योंकि हमने अभी सेकेंड्स भी तो फाइंड करने हैं ना। तो अब ये जो वैल्यू आई है सारी की सारी ये क्या कहलाएगी? सेकेंड्स। ठीक है, तो पॉइंट से पहले एक थी 90, ये देखें, और जो मिनट आए थे वो आए थे 34, उसके ऊपर आपने सिंगल स्लैश डालनी है। ठीक है, और जो बाद में आपके पास ये देखेंगे जो बचा है सेकंड के ऊपर हम डबल स्लैश डालते हैं। तो सेम आपने वही काम कर दिया है। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 कितना मज़े का था, ये आपने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करें तो अब हमने ना उल्ट काम करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था, हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है, हमने उसको इस फॉर्म में बना देना है। सिंपल देखें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब इसको हमने डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम जानते हैं ये जो है वो डिग्री है, ये मिनट है, और ये क्या है? सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, अब मिनट है ना, तो इस वैल्यू को आपने मिनट के साथ डिवाइड करना है, यानी कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। अब एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे? आप यहाँ पे देखें ना, 1 घंटा हुआ हमारे पास, 1 लिख दिया। अब उसमें मिनट कितने होते हैं? 60। अब हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो क्या आ गया? 3600। तो जब सेकंड वाली वैल्यू को आप किसके साथ डिवाइड करोगे? 3600 के साथ। और मिनट वाली वैल्यू किसके साथ डिवाइड करेंगे? 60 के साथ। ठीक है, तो आप 32 को 60 पे डिवाइड करें। ये देखें जी, 32 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ गया 0.5333। तो राउंड ऑफ करके 3 तो राउंड ऑफ नहीं होगा, तो हम यहाँ तक लिख देंगे 0.533। ठीक है, और वैल्यू आ गई जी 15 डिवाइडेड बाय 3600। ये देखिए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 0.3 का भी ये मतलब है कि 4 से पहले आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पॉइंट दिखा रहा है ना, तो मूव कर लेते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो आप कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं वो यहाँ तक भी जो है वो आंसर दिखा देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास ये सिंपल वैल्यूज आ गई हैं, कैलकुलेटर पकड़े, इन तीनों को प्लस कर ले। अब यहाँ पे देखें 65 प्लस 0.533 प्लस 0.00416, ये लें जी आंसर आ गया 65.537116। तो ये लें जी फाइनल आंसर है, और इसके लास्ट पे क्या डाल लें आप? डिग्री। समझ आई? बस काम जो है वो इसमें करने वाला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 स्लैश है तो इसको आपने 60 के साथ डिवाइड करवाना है, डबल स्लैश है तो इसको आपने 360 के साथ जो है वो 360 कह रही हूँ 3600 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। समझ आ गई? मल्टीप्लाई कह रही हूँ, डिवाइड।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेम वही काम, डिग्री को सिंपल लिखेंगे। 18 के ऊपर 1 स्लैश है तो इसको 60 के साथ डिवाइड करेंगे। 45 के ऊपर डबल स्लैश है तो इसको 3600 के साथ जो है वो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है इन तीनों को जो है इकट्ठा प्लस कर ले तो आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम यही काम आपने इधर क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। 45 को 60 के साथ डिवाइड, 36 को 3600 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास जो तीनों वैल्यूज आएंगी उनको प्लस करें, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 78.76 डिग्री। ठीक है, कितना आसान है देखें। ट्रिग्नोमेट्री वाकई बहुत आसान होती है, थोड़ी दिलचस्प होती है, ठीक है, बहुत मज़े का, मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। मेरी तो ये फेवरेट थी जब मैं पढ़ती थी तब भी, और अब भी जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है ट्रिग्नोमेट्री करते हुए, ठीक है। तो आप भी जो है ना, अगर मैथ्स को समझना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं तो आप इससे फ्रेंडशिप करें, ठीक है। आप इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएं, फिर आपको जो है वो मैथ्स करते वक्त भी आसानी होगी और मैथ को पढ़ते वक्त भी, और आपका दिल भी चाहेगा कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ें, ठीक है। जान ना छुड़ाएं, जितनी इससे जान छुड़ाएंगे उतने ही फिर आपके गला जो है वो आपका पकड़ेगा, ठीक है। अब आप हम आ जाते हैं अपने जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें लिखा हुआ है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमने पीछे बात की थी जब हम एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे, ठीक है, तो उधर हमने कहा था कि अगर डिग्री है तो हम रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई जो है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और अगर रेडियन को आपने जो है ना डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, 1/80 ऊपर लिखते हैं और पाई नीचे लिखते हैं, ठीक है। वो हमने पीछे पढ़ा भी, वैसे भी आपकी बुक के एग्जाम्पल के पीछे होगा। तो अब बेटा आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये वैल्यू आप खुद से लिखेंगे, पाई/180, ठीक हो गया। अब देखें 36 का टेबल जो है वो हम 5 तक पढ़ें तो हमारे पास 180 आता है। प्रूव ले लेते हैं, 180 को आप डिवाइड कर लें 36 के साथ तो क्या आंसर आ रहा है, 5। 180 डिवाइड हो रहा है ना, ये देखें 180 डिवाइड हो रहा है 36 के साथ। 36 को डिवाइड कर दे 180 के साथ तो क्या आंसर आएगा, 5। वैसे सिंपल आप कटिंग भी कर सकते हैं, 36 1 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। तो ये लेंगे, एक सिंपल जो है वो हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। सेम लाइक बेटा पार्ट 2 को भी आपने ऐसे ही करना है। अब ये देखें 180 है, उसको डिवाइड करवा दें, क्या वैल्यू है 22.5, 22.5, क्या आंसर आया, सिंपल 8 आ गया। तो सिंपल पाई वैसे ही लिखा रहने दे, नीचे 8 लिख दे, कोई इशू नहीं ना, सिंपल सॉल्व हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा मैंने लेंथी सॉल्व किया हुआ है, अब देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज को सेम ने हमने वैसे ही लिखा, रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई/180 भी साथ हमने वैसे ही लिखा है। अब इसका पहले पॉइंट खत्म करने की कोशिश की है, जैसे हमने 22.5 का पॉइंट खत्म नहीं ना किया ऊपर वाले क्वेश्चन में। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो देखें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था हमारा, उसके पास आंसर आ रहा था। हम चेक कर लेते हैं क्या इसका पूरा पूरा आंसर आता है। 180 को बेटा डिवाइड कर लें 67.5 के साथ, तो आंसर बहुत लेंथी आ रहा है पॉइंट्स के बाद और ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए जो है हम इसको डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पूरा पूरा आंसर नहीं आ रहा। इसलिए सबसे पहले आपने पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के बाद देखें क्या वैल्यूज़ आ रही है। पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है, जस्ट 1, तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लें, 2 से नहीं 5 से कटिंग होगी। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर आ गया, 5 3 ज़ा 15, 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ा 25। क्या वैल्यू आ गई, 25 तो नहीं आएगा मेरा ख्याल है इधर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, लेट मी चेक जी। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5 ही आ रहा है, ठीक है। लिखा गलत हुआ है क्योंकि करते वक्त तो इंसान गलत नहीं कर सकता। तो अभी अभी हम चेक किया, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। 675 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 135। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 135। अब 135 जो है वो 2 पे डिवाइड तो नहीं हो सकता, लेकिन 180 पे हो सकता है ना। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 ज़ा क्या होता है 18, और 5 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 3 इधर आ गया, 5 6 ज़ा 30। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया, 5 7 ज़ा, अब देखिए बस वो 2 के 5 की जगह पे 2 लिखा गया था, हुआ सारा सही है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे 2 बच गया, ये पाई है, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 36, ठीक है। 36 आ गया हमारे पास। अब जो है ठीक हो गया जी।
अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ। लेकिन हम अगर चेक करें तो यहाँ पे और कटिंग हो सकती है, 3 के टेबल से भी और 9 के टेबल से। डायरेक्ट 9 से कटते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4, क्योंकि जितनी कटिंग होगी उतना वो मजीद सोल्व होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई करें पाई के साथ तो 3 पाई आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो ये लें जी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था ना, तो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में आंसर लेकर आए हैं मजीद सोल्व करते करते। सिंपल है, पहले पॉइंट खत्म करें फिर उसकी कटिंग करते हैं। एक स्टेप में कटिंग करें, फिर जो बचता है उसकी सेकंड स्टेप में कटिंग करें, फिर जो बचेगा उसकी थर्ड स्टेप में कटिंग, फिर जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर ले आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब वही हमने उनका उलट करना है। पहले हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में था, हम उसको इस फॉर्म में लेके आए। अब इस फॉर्म में है तो इसको पॉइंट्स में या डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल ये बात होती है कि अब हम जब इसको रेडियंस को डिग्री में करेंगे तो 180 ऊपर लिखेंगे। ये हमने पीछे सॉल्व मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे होता है वीडियो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले। अब जब हम सिंपल लिखेंगे ना तो देखें पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल हो जाएगी। अब 16 और 180 है, 180 डिवाइड हो रहा है 16 से, ठीक है। ऊपर 180 बचा है और नीचे 16 बचा है। अब सिंपल जो है इसकी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, 180 को डिवाइड कर दें 16 के साथ, तो क्या आंसर आया 11.25। तो आ गया 11.25। तो ये लें जी आपका फाइनल आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ मूव करें तो सेम वही काम आपने करना है कि 180 बाय पाई लिखना है, तो पाई को पाई से कैंसिल कर देना है। 180 को मल्टीप्लाई 11 से करवाएं और नीचे क्या है सिर्फ 5, तो 5 लिख दिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, 11 मल्टीप्लाई किया 180 के साथ, जो आंसर आया है उसको किसके साथ डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, तो उसको हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 396। इसका क्या आंसर होगा 396। और एक बात याद रखनी है आपने इसके आंसर में, ये वाली जो डिग्री पॉइंट है ना ये ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमारा आंसर जो है वो डिग्री में है। क्लियर। लास्ट पार्ट देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम इसको भी आपने 180 पाई के साथ जो है वो डिवाइड करना है। पाई पाई से कैंसिल, और 180 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद 6 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 210। ये लेंगे क्वेश्चन हो गया हमारा 5। बहुत ज़्यादा देखें आसान, कितना आसान है ये एक्सरसाइज हमारी जो है 6.1, बहुत ज़्यादा आसान है। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट, सिर्फ अगर एक कॉन्सेप्ट पता चल जाए, अब वही पता चल जाए एक दफ़ा कि रेडियन है तो डिग्री में कैसे करना है, अब तो डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे करना है, तो बहुत आगे जो है क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब जो है हमने जो है एक्सप्लेनेशन में समझते हुए कॉन्सेप्ट जब हम क्लियर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था लास्ट पे आके एक्सरसाइज शुरू जहाँ पे हुई थी कि एक तो हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है और एक हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों ही फाइंड करें। आप जो है वो इसकी आर्क लेंथ भी फाइंड करें और इसका एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करें। जबकि आर आपके पास 6 सेंटीमीटर है और सेंटर एंगल जो है थीटा आपके पास वो है π/3 रेडियन, ठीक है। थीटा किस में दिया गया है, रेडियन में। आर भी हमें मिल गया। अब फॉर्मूला हमें आते हैं, पहले ही हमने जो है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैंने कहा था इनसे अच्छे से आपने याद कर लेना है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है L/r थीटा, बाय कह रही हूँ R मल्टीप्लाई थीटा, L इक्वल R मल्टीप्लाई थीटा। R की वैल्यू गिवन है ना 6, थीटा की भी गिवन थी π/3, ठीक है। बुक पे देखें हमें क्वेश्चन में यही गिवन है, हम कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही गिवन है π/3। अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 पाई आ गया। तो ये 2 पाई हमारे पास आंसर आ गया आर्क लेंथ का। लेकिन हमें पाई में तो चाहिए नहीं, हमें तो इसको जो है वो सेंटीमीटर में लेके आना है। तो अब हम पाई की वैल्यू जानते हैं वो क्या होती है 3.14। अब मैंने 15 तक भी लगाई हुई है, मैं बता देती हूँ ये कैसे लगाई है हमने। तो सिंपल जो है वो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखें शिफ्ट प्रेस करें और आपका ये देखें जो इक्वल के साथ ये साइन है ना EXP जिसके ऊपर लिखा, इसको प्रेस करें, आपके पास यहाँ पे ये पाई का साइन बन जाएगा।
फिर सिंपल आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3.14, 1592 आगे मज़ीद चलती जाएंगी। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप जो है इस तरह से कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप याद रख लें 3.14 इतनी भी काफ़ी है। फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो ये किसका आंसर आया आपके पास? ये आया है जी लेंथ का। क्या आंसर है ये? लेंथ का। क्लियर? ओके, आर्क लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला जो है वो हमने ऑलरेडी सीख लिया था, इसका एक दफ़ा पढ़ लिया था कि वो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखिए अब आर की वैल्यू है, थीटा की भी है, सिंपल उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो 6 का तो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे? हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। नीचे इसके 2 आ जाएगा, ये π/3 वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है, 2 1 2, 2 18 36। तो अब 18 π/3 आ गया। इसकी मजीद कटिंग कर लेते हैं। मैंने एक ही स्टेप में सारी कटिंग नहीं की, जिससे वो फिर कम्प्लेक्स हो जाता है और बच्चों को फिर समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो जी यहाँ पे देखें 3 1 3, 3 6 18। तो 6 पाई आ गया। पाई की अगेन वैल्यूज पुट करें। क्या वैल्यूज होती है पाई की? बेटा जी पाई की वैल्यू होती है 3.14। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। तो 6 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखें 6 × 3.14, तो क्या आंसर आ गया? 18.84। तो वही क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर, सॉरी आंसर है। अब एक बात और आपने याद रखनी है, जब आपके पास एरिया का जिक्र होगा ना, यानी कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो फिर उसके यूनिट में आपने बेटा स्क्वायर लगाना है। ठीक है, फिर उसके यूनिट में आपने क्या करना है? स्क्वायर लगाना है। क्लियर? तो ये जी क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो गया, लेकिन इसके 2 पार्ट्स गिवन थे हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड कर लेते हैं। सेम आपने वैसा ही करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सॉल्व करना है। आर की वैल्यू ये दी गई है, बस वैल्यू चेंज है। आर की वैल्यू भी दी गई है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू भी हमें रेडियन फॉर्म में दी गई है। ठीक है, और थीटा की भी दी गई है। सेम आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L = R थीटा। आर्क जब पे आर की वैल्यू, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल होगी। पीछे हमारे पास बचा 4.8 × 5, नीचे बच गया 6। 4.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 24। वो डिवाइड हो रही है 6 के साथ, तो जी आ जाएगा 6 1 6, 6 4 24। तो आर्क लेंथ किसके इक्वल आ गया? 4 सेंटीमीटर के। क्लियर? यहाँ पर जी अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे तो वो होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1/2 वैसे लगाया। अब ये जो आर की वैल्यू गिवन थी ये वाली, इसका आपने स्क्वायर डाल दिया, थीटा की वैल्यू डाल दी। अब इसका जब स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 23.04। ये वाला 2, ये वाला पाई, और पाई का भी क्या था? स्क्वायर, तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ये वैल्यू वैसे ही आप देखेंगे, ये वाली पाई इस सिंगल पाई की वैल्यू से कैंसिल हो गया, पीछे सिंगल बच गई क्योंकि 2 थी ना, तो एक से कैंसिल हो गया और एक हमारे पास बच गई। अब आपने क्या किया, जब 23.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 23.04 × 5 आ गया 115.2। ये देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है 115.2। ठीक है, अब 2 6 12 होता है, 7 वैसे आ गया, और ये सिंगल वाला पाई भी 7 आ गया। अब हमने क्या किया, इसकी मजीद कटिंग की। 115.2 को डिवाइड किया 12 के साथ, तो इसको डिवाइड करते हैं 12 के साथ, आंसर आ गया 9.6। तो मैंने वही लिखा है 9.6, और नीचे ये जो पाई बचा था पाई की वैल्यू लिख दी 3.14। ठीक है, अब 9.6 को आपने डिवाइड करना है 3.14 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3.0। 3.0 आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल आप ये लिखें। वैसे आप लिख भी दें, 3 भी लिख दें तो वो भी काफ़ी है। अगर आप उसके बाद वाली वैल्यूज़ भी लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर था, तो इसकी वैल्यू के साथ ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, सेम वही स्टेप बाय स्टेप, कोई इसमें कोई ऐसा मतलब चेंज नहीं हुआ, कोई स्टेप जिससे हमें मुश्किल आ सके। बस आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले के बाद आप वैल्यूज पुट करें और उसको इजीली सॉल्व कर लें। फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है कि इफ़ द सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा जो है जी वो हमारे पास आ गया कि वो 60 है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12। अब ये आर भी आ गया हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द, अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे, यानी कि ए हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसका जो है वो टोटल एरिया भी जो है बेटा हम फाइंड करेंगे।
ठीक है, ये 4 की पॉइंट्स हमें मिल गए स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे मैंने लिखा हुआ है, गिवन डाटा में भी इसको नाम दे देते हैं गिवन डाटा का। थीटा 60 है, रेडियस जो है वो 12 है, ए जो हमने फाइंड करना है, ए का फार्मूला हमें पता है, ए मींस एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला अभी भी हमने पीछे 2 क्वेश्चंस में यूज़ किया है। आर की जगह पे आर की वैल्यू लगाएं, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके दरमियान में मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अब ये 60 जो थी वो डिग्री था ना, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जी हमें वो टेबल की ज़रूरत पड़ी है। जब मैंने आपको कहा था कि ये टेबल जो है आप याद कर लें, आगे आपको काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया है, 60 डिग्री आया ना, तो वो रेडियन में क्या है, π/3। ठीक है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएगा, इसलिए आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए। और आप नोट्स करने से पहले 6.1 में इसको इस तरह से ड्रा भी कर ले। तो 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, रेडियन में π/3 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो है वो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे हमने लिखा है 180। ठीक है, यानी कि उसको हमने बना के लिखा, लेकिन अगर हम इसको मजीद सॉल्व भी करेंगे ना, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। जस्ट उन्होंने डिग्री का बताया। ठीक है, मैंने टेबल आपको इसलिए यूज़ करवाया ताकि हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि इसकी जगह पे अब हमने क्या लगाना है, π/3। ये सारा स्टेप करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, क्योंकि डिग्री जो है वो बता रही है कि अब ये क्या है, π/180। मजीद इसको कटिंग कर सकते हैं, 61 सा 60, 63 सा 180। तो आप ऐसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट 60 डिग्री लिख सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, π/3 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 2 2 सा 4। तो आप 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 72। अब 72 मल्टीप्लाई π/3 आंसर आ चुका है। अब देखें 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 एंड 3 4 सा 24। तो यानी कि 72 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 24। अब 24 के साथ पाई भी आ चुका है हमारे पास। अब पाई की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, 3.14। 24 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4। अब चूंकि हमने ये एरिया फाइंड किया तो इसके यूनिट के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, होप्सो क्या जो है वो आपको अच्छे से जो समझ आ गई हो। लेकिन इसमें जो है वो अब हमने टोटल एरिया भी फाइंड करना था। ठीक है, तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए जो है वो हम लिखेंगे 24 पाई मल्टीप्लाई 100। देखें अब ये 24 पाई आया था ना, मतलब मैं यही आंसर ले रही हूँ इसको, तो हमने आगे पाई की वैल्यू सॉल्व करके ये आंसर लाया ना, लेकिन मजीद वैल्यू तो हमारी जो थी वो सिंपल यहीं तक हुई थी, 24 पाई। तो 24 पाई है टोटल एरिया फाइंड करने के लिए। एक तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और दूसरा इसका ये वाला फॉर्मूला भी लिखेंगे, इसको πr² भी करेंगे। ठीक है, πr² जब करेंगे हम, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगी, 24 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 पे ऐसे ही है। और ये जो आर है, आर की वैल्यू हमें पता थी वो क्या थी, यहाँ पर देख लेते हैं जी। ये देखिए ये है आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है वो हम ऐड कर लेंगे 12। अब 12 का ऊपर स्केयर भी है, तो 12 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 144 के। 24 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 2400, और 12 का स्केयर होता है 144। 2400 को 144 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये परसेंटेज में कि इसका टोटल एरिया क्या है। तो टोटल एरिया भी फाइंड कर लिया और उसका हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया। क्लियर, अब यहाँ पर जो है जी वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहे हैं फाइंड द परसेंटेज। अब इसमें भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की ही फाइंड करनी है। सब टेंडिंग एंड एंगल। अब देखिए यहाँ पर रेडियन उन्होंने बता दिया, यानी कि एंगल हमें बता दिया वो है ये, लेकिन रेडियस नहीं बताया, सिर्फ एंगल बताया। अब जी हम जानते हैं, अब मैंने एक थ्योरी आपको बताई थी कि जब हमने रेडियस फाइंड करना होता है ना, तो जितना उसका आर्क होगा ना उतना ही उसका रेडियस होता है, यानी कि आर मल्टीप्लाई एल इक्वल टू आर एंड आर इक्वल टू एल। अब ये देखें एक सर्कल बनाया था मैंने और मैंने कहा था सेंटर तक ये रेडियस है, और जितना ये होगा ना उतनी ही ये आर की लेंथ होगी। इसका मतलब है आर इक्वल टू आर होगा। ठीक है, तो अब आर का क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस जो है वो इसमें इक्वल है। थीटा में गिवन है, थीटा क्या है, π/8। ठीक है, रेडियस इसका जो हमें एंगल वो गिवन था, फाइंड हमने ए करना है। अब वही लिखा 1/2 इसका जो सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं।
तो फॉर्मूला लिख लिया। लिखने के बाद जी यहाँ पर देखें आर की वैल्यू तो गिवन नहीं है, आर इक्वल टू आर ही है, तो आर ही लिखा रहने दिया हमने। अब पाई बाय 8 था, तो 8 टू सा क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा 8 टू सा 16। ठीक है, टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसको पाई आर स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो देखेंगे पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा ना, ये इस तरह से इसको सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आर स्क्वायर पाई बाई ये 16 तो ऑलरेडी है, तो ये भी डिवाइड होगा, तो इसके साथ लिख दे हम पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ। तो पीछे क्या बचेगा 1/16 और साथ 100 को 16 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.2। 100 को जब आप बेटा आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25%। तो हमने परसेंटेज फाइंड कर ली, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला लगाना होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमने वो वाला आंसर लिखना होता है जो कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का आता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर था आर स्क्वायर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी तो हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, बात एक ही है। तो जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने फाइंड करना था। पहले तो उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में है अ सर्कल सेक्टर ऑफ रेडियस आर। अब आर हमें गिवन है, उसका एंगल 150 है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड द बेंट ऑफ फ्रॉम अ कोन। अब वो जो है सेक्टर उसको हमने कट किया इस तरह से कि उसको जो है एक कोन की शक्ल में ले लिया हमने। व्हाट इज द स्लैंट हाइट? अब स्लैंट हाइट फाइंड करनी है एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। और कह रहे हैं आपने जो है वो उसका जो रेडियस है ना वो उसकी बेस के ही इक्वल है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितना सर्कल का रेडियस होगा ना यहाँ तक उतनी ही उसकी ये वाली साइड होगी, मतलब वो इक्वल होगी। तब वो कह रहे हैं जितना रेडियस है उतना ही उसकी बेस है। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा शेप की शक्ल में ड्रा करने की कोशिश की है कि एक सर्कल होता है हमारे पास, उसका एक हमने सेक्टर लिया है जिसका एंगल जो है वो 150 है और उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर। अगर ये वाली लाइन 12 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली लाइन भी क्या होगी हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके जी। अब इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे देखें हमने इसका एंगल लिखा और ये डिग्री में था ना, तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 150 को मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 से, क्योंकि जब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसकी जब हम कटिंग करवाएंगे 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जी 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो 5/6 पाई हमारे पास जो है वो इसका एंगल आ गया है। ठीक है, एंगल के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए ना हमारे पास फार्मूला वही पीछे वाला लगाएंगे जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। आर हमारे पास अब 12 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास ये है 5/6 पाई। ठीक है, अब 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 × 5 पाई, 2 5 ज़ा 10 पाई। अब इसका जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस कह लें या आर्क लेंथ कह लें वो हमारे पास क्या आ गया जी 12 पाई, सॉरी 10 पाई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो, सॉरी ये लाइन गलत होगी, ये जो लाइन थी ये कितनी की आ गई है 10 पाई की, या इसका सर्कमफेरेंस कह लें कि ये जो आर्क है ये हमारे पास कितने की है 10 पाई की आ गई। ठीक है, ये 10 पाई नहीं है, ये सर्कमफेरेंस नहीं आया, ये हमारे पास आर्क लेंथ आया। अब यहाँ मैं दोबारा इसकी शेप ड्रा करती हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी गलत बनी हुई है। ये लें जी, अब ये है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। और अब एक नई जो है हमने आर्क लेंथ फाइंड की है वो कितनी हमारे पास आई है 10 पाई की। कितनी आई है 10 पाई की। अब हम इसको सर्कमफेरेंस के इक्वल रखेंगे। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ये आपने खुद याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है और ये होता है 2 पाई आर इक्वल टू, ये जो इसका आंसर है वो लिख देंगे सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है वो है 10 पाई के। अब यहाँ पे देखें इक्वल के साइड, इक्वल की दोनों साइड पे जो चीज़ होती है ना वो वहीं पे कट आउट हो जाती है, तो हम इसको यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी वैल्यू को उठा के साथ डिवाइड करवा दें। 10 पाई इधर ही लिखा रहने दे, आर भी लिखा रहने दे। अब ये जो 2 पाई है वो आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हमने इसका आर फाइंड किया है। अब हमने इसके बतानी है स्लैंट हाइट क्या होगी।
यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितनी वैल्यूज़ रेडियस की यहाँ तक होगी ना, उतनी ही वैल्यूज़ की इसकी ये वाली होगी। तो अगर वो 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।